जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली चीज जो आपसे शेयर करनी है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अज खुद नोटिस की समाअत हुई, जिसमें FIA की जानिब से जो नोटिस वगैरह इशू किए गए हैं सहाफ़ियों को, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि अदलिया मुखालिफ कंपेन चलाई गई, अदलिया की तज़हीक की गई और फिर FIA ने उस पर एक तरह से JIT वगैरह कोई बनाई और फिर नोटिस वगैरह जारी हुए। ये जो JIT बनाई गई, ये अदालत के कहने पे नहीं बनाई गई जनाब। ये हुकूमतें, जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान है, जो निगरान हुकूमत है, उसी के मातहत ये सारे महकमे, उन्होंने ये सारा काम किया। और फिर जब ये खबरें सामने आई कि सहाफ़ियों को नोटिस वगैरह इशू हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर आज खुद नोटिस लिया और आज उस केस की समाअत थी। समाअत में अब ये सामने आप खबर पढ़ सकते हैं कि नोटिस वापस लेने के हवाले से कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तनकीद की बिना पर सहाफ़ियों के खिलाफ जारी नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म दिया और DG FIA को सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करने का भी कहा है। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा कि तनकीद के ऊपर, तनकीद की वजह से अगर किसी को नोटिस जारी किए गए हैं तो वो वापस लिए जाएं। हाँ, वहां पे ये चीज भी डिस्कस हुई कि तनकीद और तज़हीक में फर्क है। आप तनकीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी इदारे की, किसी शख्सियत की इस तरीके से तज़हीक नहीं कर सकते। अब यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हुकूमत ने ये नोटिस जारी किए हैं, अब उनको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि तनकीद क्या है और तज़हीक क्या है। इस वक्त जो निगरान हमारे वजीर इतलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अगर उनकी ये अपनी सामने आप ट्वीट्स देख लें, गालिबन ये 4 अप्रैल और 3 अप्रैल की दो ट्वीट्स हैं, ये मैं जरा आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये सामने आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होंगी। इसमें वो लिख रहे हैं, बंदयाली कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर अदालत उज़्मा की बेतौकीरी को यकीनी बना दिया है। अब ये जो भी फैसला दें वो ना सिर्फ मुतनाज़े होगा बल्कि नाकाबिले अमल भी। अब ये तनकीद है, ये तज़हीक है। अब जिस हुकूमत को कहा गया है कि जनाब आपने तनकीद के ऊपर नोटिस नहीं करना, आपने तज़हीक पे करना है, अब वजीर इतलात हैं इसी हुकूमत के, उनका ये ट्वीट आप पढ़ सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को बंदयाली कोर्ट कह रहे हैं और उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो चीफ जस्टिस थे। तो क्या ये तनकीद है, ये तज़हीक है? अच्छा, एक और ट्वीट में वो लिख रहे हैं कि 44 साल कबल आज के दिन कुछ जजों ने आइन बनाने वाले को अपने फैसले के जरिए कत्ल किया था। आज 3 ईमानदार जजों ने आइन, कानून, इंसाफ और पार्लिमान को कत्ल करने की कोशिश की है। ये 4 अप्रैल का उनका ट्वीट है। और उस वक्त ये क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, ईमानदार जज वो किसको कह रहे हैं? क्या जजेस के हवाले से इस तरह की जुबान जो है इस्तेमाल करना मुनासिब है? क्या ये तनकीद है या तज़हीक है? एक और उनका ट्वीट है, ये सामने आप देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर भी जनाब वो 3 अप्रैल का ट्वीट है, उसमें मुर्तज़ा सोलंकी साहब 3 अप्रैल 2023 का वो बोल रहे हैं कि जिनका काम बिला इम्तियाज इंसाफ देना है वो ताने दे रहे हैं, अनकरीब बदवाएं भी देंगे। आगे हैशटैग इमरानदार जज, हैशटैग बंदयाली कोर्ट। ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हमारे मुल्क के वजीर इतलात हैं इस वक्त, ये उनकी ट्वीट्स हैं। अच्छा, एक आप इनके और भी जितने भी निगरान वजीर हैं, एक और वजीर की भी मैंने ट्विटर पे जाके देखा कि जनाब जो इस वक्त निगरान वजीर हैं, कि उनका कोर्ट्स के हवाले से क्या रवैया है, वो कोर्ट्स के हवाले से तनकीद करते हैं या तज़हीक करते हैं, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। अच्छा, एक और जो ट्वीट की हुई है, ये गालिबन 6 जुलाई की ट्वीट है मुर्तज़ा सोलंकी साहब की, और उसमें वो लिख रहे हैं कि आसिफ खोसा को नवाज शरीफ के साथ जाती रंजिश थी। आसिफ खोसा साहब कोई नवाज शरीफ के मुकाबले में काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़े थे। आसिफ खोसा साहब पाकिस्तान के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आप सबको पता है, उनकी बात हो रही है, इसलिए मैं जरा क्लियर कर रहा हूं। जस्टिस अजमत सईद शेख इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे। ये अब वो कह रहे हैं वो जज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ था और पानामा लीक्स केस के यही 2 मरकजी किरदार थे। एक जज जो इस वक्त भी हाजिर सर्विस हैं, वो भी इस साजिश में शरीक थे। इन सब ने मिलकर नवाज शरीफ को नाइल करार दिया। तो एक हाजिर सर्विस जज का भी वो कह रहे हैं कि वो एक साजिश में मुलविस हैं और हैं, शामिल थे, और उन्होंने सब ने मिल के जो है मियां साहब को नाइल करार दिया। अब ये तनकीद है या तज़हीक है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक और जो मोज़ेज़ हमारे निगरान वजीर हैं इस वक्त, उनकी भी मैं आप नाम नहीं उनको बताता आपको, मैं सिर्फ ट्वीट्स पढ़ के आपको सुनाता हूं। ये जो एक ट्वीट है, ये ट्वीट है जनाब मई 2023 की उनकी एक ट्वीट है। ये इस वक्त निगरान वजीर हैं हमारी निगरान हुकूमत में, ये जो निगरान हुकूमत इस वक्त चल रही है। वो लिखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में कुल मिलाकर
24 करोड़ लोग इमरान के हुक्म पर बंदयाल की मोहब्बत में निकले थे। अब तो नई मर्दमशुमारी जरूर होगी और गालिब इम्कान है कि इंतखाबात भी 2024 में ही होंगे, जो इमरान को ता क़यामत शहनशाह बना और शहनशाह रियासत मदीना और बंदयाल को ता क़यामत चीफ जस्टिस बना देगा। ठीक है, ये एक उनकी ट्वीट है। अब ये तनकीद है, तज़ीक है। अच्छा, एक और ट्वीट में वो लिखते हैं कि कम अकलो कमर जावेद बाजवा, फैज खोसा, साकिब निसार और बंदयाल जैसे वतन दुश्मन रियासती माफिया के गैंग ने इमरान को मुसल्लत करके पाकिस्तान का सौदा किया था, बिलावल ने नहीं। इस नौजवान ने तो जान की धमकी के बावजूद भारत में कश्मीर और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और कामयाब रहा। जयशंकर गद्दारों का चहेता क्यों है? ठीक है, ये मई 2023 की उनकी ट्वीट है। इसमें जिस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुल्क के चीफ जस्टिस थे, ये जो इस वक्त एक निगरां वफाकी वजीर हैं, वो उनको वतन दुश्मन कह रहे थे। एक और उनकी ट्वीट है इन वजीर मौसूफ की, जो उन्होंने अप्रैल 2023 में की थी। उस वक्त तक वो निगरां वजीर नहीं बने थे और उसमें वो लिखते हैं कि बंदयाल और हम ख्यालों में अगर थोड़ी सी भी अकल है तो वो काजी फाइज ईसा के खिलाफ कोई भी गैर आईनी हरकत करने से बाज रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे इतनी ज्यादा और ट्वीट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से, लेकिन ये जो निगरान वजीर हैं, दो वज़रा के मैंने आपको बताया, एक तो वज़ीर इत्तलात हैं, उनका तो मैंने आपको बता भी दिया, नाम भी बता दिया, दिखा भी दी। एक और वजीर की आपको ट्वीट्स मैंने दिखाई हैं, उनका नाम नहीं बताया, इसलिए कि मकसद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी को जाती तौर पर अटैक करना है। मकसद ये है कि तनकीद और तहज़ीक में फ़र्क बिल्कुल होना चाहिए। हम भी इस चीज़ के कायल हैं कि तनकीद और तहज़ीक में फर्क होना चाहिए। आप तनकीद करें, आप फैसले पे तनकीद करें। ये नहीं हो सकता कि आप किसी की जातियात पे, लेकिन बंदयाली कोर्ट कहना, इमरानदार कहना, हम ख्याल कहना, क्या ये सारी तनकीद थी, आईनी कानूनी तनकीद थी, या फिर ये तज़हीक थी? उसके ऊपर जो लोग इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते थे, आज वो किस मुंह से किसी और को लेक्चर देंगे, या उस जिस हुकूमत में या जिस काबीना में इस तरह के लोग बैठे हुए, वो काबीना किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेगी कि तनकीद क्या है और तज़हीक क्या है? क्या इनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है? बाकी जिसने जो जो ट्वीट्स की हैं वो आप जाके देख सकते हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे आप चले जाएं, अकाउंट पे चले जाएं, वहां पे जो सर्च का आइकन सब बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें और उस पर लिखें, इमरानदार लिख लें या इमरान खान लिख लें या नवाज शरीफ लिख लें या सुप्रीम कोर्ट लिख लें, तो आपको उस हवाले से जितनी भी ट्वीट्स होंगी वो सारी सामने आ जाएंगी कि इनकी जुबान जो है वो उसमें तनकीद आपको नजर आ रही है या तज़हीक नजर आ रही है या कुछ भी नजर आ रहा है। अच्छा, आज वहां पे जब चल रहा था ये सारा मुकदमा, वहां पे मतीउल्लाह जान साहब ने अरशद शरीफ साहब का भी जिक्र किया कि उनके ऊपर भी इंक्वायरी करवाई जाए, उनका केस किस तरफ जा रहा है। दीगर भी बहुत सारी वहां पे बातें होती रही। जस्टिस मसर्रत हलाली साहबा ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। थंबनेल पर कुछ लिखा होता है वो अंदर नहीं होता, ये भी बहुत अजीब चीज है। फिर तनकीद की जाए, ये भी एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने वहां पे कहा। अब ये जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद होती है, जो इदारों के हवाले से तनकीद होती है या तज़हीक होती है, या जिस तरीके से इदारों को टारगेट किया जाता है, और फिर सोशल मीडिया पे तनकीद होती है कि जी सोशल मीडिया पे ये चीज होती है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबा ने भी फरमाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा तनकीद जरूर करें, ये सब हमारे इदारे हैं। तनकीद का मकसद होना चाहिए कि इस्लाह हो। जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब ने भी कहा कि जनाब इस्लाह के लिए तो हमारे ऊपर तनकीद हो, हमें उससे कोई एतराज नहीं, हुकूमत को क्या मसला है। और ये जो नोटिस हैं ये तो हुकूमत ने जारी किए हैं, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने तो कोई खुदा न खास्ता तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स तो नहीं इनिशिएट की। ये सब कुछ जो है वो काकड़ साहब की हुकूमत कर रही है, उनकी काबीना कर रही है, और काबीना का तनकीद और तज़हीक के हवाले से जो मौक़िफ़ है या फिर उसमें वो कितनी तफरीक करते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो तनकीद जरूर होनी चाहिए, इस्लाह के लिए होनी चाहिए, टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, जिस तरह ये जज साहिबा ने कहा कि सोशल मीडिया पे लोगों के हवाले से झूठ बोला जाता है, ये सब कुछ होता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। थंबनेल का भी जिक्र हुआ कि थंबनेल पे कुछ और लिखा होता है, अंदर कुछ और होता है, ये भी बिल्कुल हकायक पे मबनी है। ऐसा ही होता है कि थंबनेल आप क्लिक करें तो अंदर चीज कंप्लीटली डिफरेंट होती है। लेकिन देखें, कोई चीज भी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करती। अब सोशल मीडिया को हम किस तरह रेगुलेट करें, या सोशल मीडिया पे हम किस तरीके से देखें कि चीजें आइन और कानून के मुताबिक हों। क्या ग्राउंड पे चीजें आइन और कानून के मुताबिक हो रही हैं? क्या इस मुल्क में इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हुए 2 सूबों में? क्या इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक जो सियासी जमातों को हकूक हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है? क्या वोटर को उसका हक दिया जा रहा है? क्या हर इदारा आइन और कानून के मुताबिक अपनी डोमेन के अंदर काम कर रहा है? तो मसला यह है कि अगर
बहुत सारी चीजें कुछ इधर जा रही हैं कुछ उधर जा रही हैं, तो सोशल मीडिया भी वही चीज रिफ्लेक्ट करेगा। जो केओस हमें आगे पीछे नजर आता है, वही केओस वही तूफान बदतमीजी हमें सोशल मीडिया पे भी नजर आता है। जो तूफान बदतमीजी हमें पीडीएम की दौरे हुकूमत में नजर आता रहा, निगरान हुकूमत के दौर में नजर आता रहा, इमरान खान की हुकूमत के दौर में नजर आता रहा, वहां पे भी लोगों के खिलाफ बड़ी ज्यादतियां हुई, झूठे मुकदमे बने। अब भी ऐसा वो गिले शिकवे होते हैं कि जनाब ये झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। ये सब कुछ इसी मुल्क के अंदर हो रहा है ना। तो फिर ये अगर ये सब कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, तो ये सोशल मीडिया भी इसी मुल्क के अंदर चल रहा है, तो ये उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन इन प्रिंसिपल इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप तनकीद जरूर करें, पर किसी की तजहीक ना करें। तनकीद और तजहीक में फर्क करें। ये सारी चीजें तभी, जिसे कहते हैं ना, वो एक बैलेंस कायम होगा जब हर चीज आइन और कानून के मुताबिक होगी। कोई चीज भी आइसोलेशन में नहीं हो सकती कि जनाब मुल्क पूरा डिसफंक्शनल हो और इकोनॉमी आपकी तरक्की कर जाए, सियासत आपकी पूरी डिसफंक्शनल हो और एक बहुत बड़ा लीडर पैदा हो जाए, अवाम को वोट का राइट ना हो और नुमाइंदा हुकूमत आ जाए, अवाम को जनाब उसके हकूक ना दिए जाएं और उनसे एक्सपेक्ट किया जाए कि वो जनाब कुर्बानी देंगे, वो तमीज का भी मुजाहरा करेंगे, वो ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको ओवरऑल इसको टोटलिटी में देखना पड़ेगा। लेकिन जितना हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम सबको करना चाहिए। तनकीद और तजहीक में फर्क करना चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हमारे इदारे हैं, इन इदारों को हम तनकीद जरूर करें, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई भी इदारा कमजोर होगा तो उससे कतन जो है वो पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। अपनी सियासी इख्तलाफ में या अपनी सियासी, जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से मुखालफत में, इतने भी आगे ना चले जाएं कि जहां पे मुल्क को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। अच्छा जी, ये दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। आपको पता है ये 6 रुकनी बेंच जो है इंट्रा कोर्ट अपील सुन रहा था। पहले जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी सरबराही में एक बेंच ने जो फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल थे उनको कालादम करार दे दिया था। उन्होंने कहा था कि सिविलियंस के इस तरीके से फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकते। लेकिन फिर ये जब इंट्रा कोर्ट अपील हुई और जिस बेंच की जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब सरबराही कर रहे थे, उसने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया था और वो मुकदमात चल रहे थे। और वो जो बेंच था जिसने फौजी अदालतों को कालादम करार दिया था, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, वो उसके सरबराह थे। उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस याया आफरीदी साहब थे, जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी। और ये 5 रुकनी बेंच था। और फिर 6 रुकनी बेंच जो है इंट्रा कोर्ट अपील इसकी सुन रहा था इस फैसले के खिलाफ, और उसमें अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। अच्छा, जब ये मामला आया था तो उसी वक्त जो है जब ये इंट्रा कोर्ट अपील आई थी तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ऊपर एतराज हुआ था। उनको कहा गया था कि आप बेंच से अलहदा हो जाएं। और ये मैं खबर भी आपको दिखा देता हूं, ये सामने डॉन की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया। इसी डॉन की पूरी खबर में नीचे पढ़े, जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बेंच से अलहदा होने से इनकार। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इतराजात पर बेंच से अलहदा होने से इनकार करते हुए रिमार्क्स दिए कि मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे। अच्छा, उस वक्त जो है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ऊपर इतराज हुआ था, कहा था कि आप इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, आप इसकी सरबराही से अलहदा हो जाएं। अगर उस वक्त वो बेंच टूट जाता तो वो जो फैसला आ चुका था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को कालादम करार दे दिया गया था कि उसमें सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, तो वो फैसला फिर उस वक्त मुअत्तल नहीं हो सकता था, दोबारा नया बेंच बनना था। लेकिन उस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने बेंच से अलहदा होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं बेंच से अलहदा नहीं होता, आप क्या कर लेंगे। बल्कि अगर आपको मैं पढ़ के भी सुना दूं, आगे जो है उन्होंने वकला को जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का फैसला पढ़ लें। उन्होंने ये कहा था कि आप फैसला पढ़ लें, और ये भी उन्होंने फरमाया था कि ये जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत करे। और इसी तरह ये रोजनामा पाकिस्तान की खबर भी है, ये भी इसी हवाले से थी। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल की मशरूत इजाजत भी उन्होंने दे दी थी। अच्छा, इसमें जस्टिस सरदार तारिक ने वकला से पूछा कि किस ने इतराज किया, इसलिए कि उनके ऊपर इतराज हुआ था कि आप बेंच से अलहदा हो जाएं। और सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि जवाद एस ख्वाजा ने किया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इतराजात पर बेंच से अलहदा होने से इनकार करते हुए रिमार्क्स दिए कि मैं नहीं होता बेंच से अलग।
और फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो जस्टिस जवाद ख्वाजा का अपना ये फैसला है कि जज की अपनी मर्जी होती है, पर अब जो है उन्होंने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है और उन्होंने वो बेंच को छोड़ दिया है। अब ये नया बेंच बनेगा और अब ये मामला जो है वो जो कमेटी बनाती है जजेस की बेंचेस को, उसके पास चला गया। अब देखते हैं कि ये दोबारा ये बेंच कब बनता है और ये केस आगे किस तरह चलता है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट नौयत का फैसला है, होगा इसमें जो भी फैसला आएगा, इसलिए कि इससे पहले जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो मुस्ताफी होके जा चुके हैं, अब उन्होंने जो फैसला दिया था उसकी वजह से फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रुक गए थे, उसको कालादम करार दे दिया गया था। लेकिन इस बेंच ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया था। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इससे अलहदा हो गए हैं। अब नया जो बेंच बनेगा, जो भी नई तफसीलात आएंगी, हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा जी, आखिर में एक खबर आपसे शेयर करनी है और छोटी सी एक चीज़ आखिर में आपसे शेयर करूंगा। इस वक्त जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की हिकमत अमली है कि इलेक्शन किस तरह लड़ना है, उसके हवाले से कुछ चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पाक ईरान जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आ रही है। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं गालिबन, उन्होंने आज पाकिस्तान का दौरा किया और आला सतह का एक कमीशन भी बनाया जा रहा है जिसमें दोनों ममालिक की तरफ से इंपॉर्टेंट शख्सियात होंगी, एक दूसरे से रब्ता रखा जाएगा, दहशतगर्दी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। जिस किस्म की हरकत की गई थी ईरान की जानिब से, पाकिस्तान के खिलाफ जारियाना इकदाम उठाया गया था। तनकीद तो वो हमेशा इसराइल पे करते हैं, लेकिन हमला उन्होंने पाकिस्तान पे कर दिया। वो समझ से बालातर था कि ऐसी हरकत उनकी जानिब से क्यों की गई। पाकिस्तान ने उसका मौसर जवाब दिया, जिम्मेदारी से जवाब दिया। हमने कहा कि जनाब, हमारा कोई आपसे कोई किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है, आपने ये इस किस्म की एक, जिसे आप कह सकते हैं, नामुनासिब हरकत क्यों की, जारियाना हरकत क्यों की। पर उसके साथ साथ ना सिर्फ हमने सफारती सतह पर यह मामला उठाया, हमने प्रैक्टिकल उनको जवाब भी दे दिया और बता दिया कि दोबारा ऐसी हरकत मत कीजिएगा। अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की तो हमारी तरफ से भी आपको जवाब मिलेगा। अब उनके वजीर खारजा यहाँ पे आए हुए हैं और ये सारे मामलात पे बातचीत हो रही है और चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतनी जल्दी ताल्लुकात इतने खराब हुए और इतनी जल्दी ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो रहे हैं। इसमें सफारतकारी भी है, इसमें सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो ईरान ने हरकत की, मेरे ख्याल में उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो यकीनन पाकिस्तान उनसे पूछेगा, उठाएगा। अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी जरूर हमारे साथ शेयर करें। लेकिन जो तरीकाकार ईरान ने अपनाया था वो इंतहाई गलत था और पाकिस्तान ने फिर उसका मुनासिब जवाब दे के एक तरह से तसल्ली भी करवाई कि जनाब दोबारा आप जो है इस तरह की हरकत ना कीजिएगा। बेहतर ताल्लुकात दोनों ममालिक के हक में हैं और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि खित्ते में जितने ममालिक हैं उन सब से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, और बल्कि पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं हम सब से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। यही सारी सफारतकारी तो बिलावल साहब करते रहे, पूरी दुनिया में घूमते रहे, उन्होंने जहाज का इंजन नहीं ठंडा होने दिया। ये बेहतरीन सफारतकारी की उन्होंने और उसके नतीजे में जो कुछ होता रहा वो भी हमारे सामने है। पर एनीवे, आखिर में जो छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करनी है वो है सियासी जमातें जो हैं वो किस उस स्ट्रेटजी के ऊपर इलेक्शंस लड़ रही हैं। यहाँ पे मंशूर वगैरह के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं लड़ता। अगर मंशूर इतना इंपॉर्टेंट होता तो पीपल्स पार्टी का मंशूर तो 60 की दिहाई से हमारे सामने है, 70 की दिहाई से हमारे सामने है। नून लीग का मंशूर कब से हमारे सामने है, तहरीक इंसाफ का मंशूर भी हमारे सामने है। इस वक्त जो इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के ऊपर लड़े जा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि तासुर ये कायम करना है और फिर उसमें मीडिया के जरिए भी ये तासुर कायम किया जाता है, वहां पे भी आके इस तरह की बातें की जाती हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी इस तरह की बातें की जाती हैं कि जी दो जमाती इंतखाब है। ये उनकी हिकमत अमली ये है कि ये जो बिलावल की तनकीद मियाँ साहब के ऊपर है और मियाँ साहब की जमात की तनकीद बिलावल साहब के ऊपर है या उनकी जमात के ऊपर है, यकीन कीजिए ये एक दूसरे से नाराजगी का इजहार नहीं है, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये एक दूसरे को सिक्योर करने की पॉलिसी है। तासर ये देना है कि जनाब मुकाबला तो सिर्फ इन दो जमातों में है। इसीलिए कुछ लोग टीवी पे भी बैठ के कहते हैं कि जी मुकाबला तो इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग में है। तो ये जो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, ये एक दूसरे को सिक्योर कर रहे हैं, एक दूसरे को महफूज कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से सियासी मेडिकल ट्रीटमेंट है। जो सियासी लाशें हैं, जो सियासी लाशें बन चुकी हैं, जिनकी सियासत दफन होने के करीब आ गई है, उसको बचाने के लिए ये सियासत की ड्रिपें लगाई जा रही हैं, ये तनकीद के टीके लगाए जा रहे हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज कभी इस्तेमाल करके, कभी जो है मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके, कभी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके ये जो एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जा रही है, एक दूसरे की तज़हीक की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं,
ये सारे जो है सियासी ट्रीटमेंट का हिस्सा हैं। ये मेडिकल ट्रीटमेंट है सियासी, एक दूसरे को बचाने की कोशिश है, क्योंकि उनको पता है कि मरीज जो है उसकी हालत बड़ी जो है सियासी तौर पे इंतहाई तशवीशनाक है। तो उस मरीज को तनकीद के, दुश्मन तराजी के, तज़यीक के, ये सारे सियासी टीके लगा के बचाने की कोशिश की जा रही है। झटके दिए जा रहे हैं, सियासी झटके दिए जा रहे हैं, और तासुर ये देना है कि जनाब दो सियासी जमातों में मुकाबला है। अब हम कतन ये नहीं कह रहे कि जनाब इन दो में मुकाबला नहीं है, या ये दो बड़ी सियासी जमातें नहीं है, या इनका वोटर सपोर्टर नहीं है। इनका वोटर भी है, सपोर्टर भी है, ये बड़ी सियासी जमातें भी हैं, इनका इंपॉर्टेंट किरदार भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी सियासी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसका सबसे ज्यादा वोट बैंक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो तासुर ये कायम करना है कि वो सियासत के मैदान से आउट हो गए हैं, उनका इन इलेक्शन में कोई किरदार नहीं है, उनको आगे कुछ नहीं मिलना, लिहाजा उनको भूल जाएं, हमारे ऊपर तवज्जो दें। मैं इसको बुरा कहूंगा, वो उसको बुरा कहेगा, उनका कोई कारकुन उसको के खिलाफ दुश्मन तराजी करेगा, उसका कारकुन उसकी तज़यीक करेगा। तो ये इस तरह सिलसिला चल रहा है। तो ये वो सियासी ट्रीटमेंट है, लेकिन उसका कितना फायदा हो रहा है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि ये 80 और 90 की दिहाई की सियासत है। ये समझ रहे हैं कि 2 कॉलमी खबर छपी थी अखबार में, 4 कॉलम लिखे गए थे, 2 दानिश्वरों ने उस पे जो है अपने आर्टिकल्स लिख दिए थे, और कहीं पे शायद किसी महफिल में उन्होंने 15 बंदों के सामने बैठ के ये बात कर दी थी कि एक पीडीएम की हुकूमत बनी थी जिसमें बिलावल शहबाज शरीफ की तारीफ करते थे, शहबाज शरीफ बिलावल की तारीफ करते थे, मरियम जो है वो बिलावल की बहन थी, बिलावल जो है वो मरियम के भाई थे। ये स्टेज पे इकट्ठे बैठ के भुट्टो की बरसी के ऊपर तालियां बजाते थे, ये एक दूसरे के हवाले से बातें करते थे, ये यहां तक कहते थे कि हमारे वालिदैन एक दूसरे के बहन भाई बन गए थे। तो ये सिर्फ अखबार में खबर छपी थी, अब अवाम भूल गई होगी। नहीं, ये 80 और 90 की दिहाई नहीं है। रोज अवाम टिकटॉक पे वो वीडियोस भी देखती है, रोज अवाम सोशल मीडिया के ऊपर वो चीजें भी देखती है, और अवाम को पता है कि किसका क्या किरदार था। तो अब ये जो रिवाइवल के लिए सियासी ट्रीटमेंट की जा रही है, इसका ज्यादा कोई अफाका नहीं होगा। और अब जो तरीके इंसाफ जो है, जिस तरीके से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने हिकमत अमली बनाई है, उसमें ये बुनियादी चीज है कि हमें निशान नहीं मिला बल्ले का, कोई मसला नहीं, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई मसला नहीं, खान साहब के साथ जो है वो साइफर का ट्रायल सही नहीं चलाया जा रहा उनके मुताबिक, कोई मसला नहीं। हमने तवज्जो रखनी है इलेक्शन पे, हर हालत में इलेक्शन पे तवज्जो रखनी है। हमारे जो भी सिंबल है उसी सिंबल के साथ जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। खान साहब भी बार बार अपने लोगों को बाहर एक ही पैगाम भेज रहे हैं कि आपने पुरअमन तरीके से अपना जमहूरी राइट इस्तेमाल करना है और हर हालत में बाहर निकलना है और वोट का हक इस्तेमाल करना है। तो उनकी हिकमत अमली ये है। बहुत सारे लोग ये तनकीद वगैरह भी कर रहे हैं कि जी इस चीज के ऊपर जमात ज्यादा बात नहीं कर रही, उस चीज पे जमात ज्यादा बात नहीं कर रही। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खान साहब कहते हैं कि जनाब इसमें हमें मजीद जारियाना हिकमत अमली लेनी चाहिए, ये बयान देने चाहिए। बाहर आके उस तरह के बयान नहीं दिए जाते, लेकिन कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है कि इलेक्शन लड़ना है 8 फरवरी को, और अवाम को मायूस नहीं होने देना, क्योंकि दूसरी तरफ से जो दूसरी सियासी जमातें हैं, जो इनके सियासी मुखालफिन हैं, उनकी हिकमत अमली ये है कि पीटीआई के वोटर सपोर्टर को मायूस कर दो, बिल्कुल मायूस कर दो कि जनाब खान भी चला गया, जमात भी खत्म हो गई, और 8 फरवरी से पहले जनाब हो सकता है कोई फैसला भी आ जाए इमरान खान के खिलाफ, जो नजम सेठी साहब ने खबर दी है। तो ये सारी चीजें अगर हो जाएंगी तो वो बिल्कुल उनका वोटर सपोर्टर बिल्कुल मायूस हो जाएगा। इनकी तो कोई गुंजाइश नहीं है जब तक ये नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो तहरीक इंसाफ उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही, उनकी तवज्जो इस पे है कि जनाब वोटर बाहर निकले और अपने वोट का राइट इस्तेमाल करें। अब आप जो लोग हैं, आपने जिनको भी वोट देना है, चाहे नून लीग को देना है, तहरीके लब्बैक को देना है, तहरीक इंसाफ को देना है, पीपल्स पार्टी को देना है, या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को देना है, या किसी भी और जमात को देना है, आपका हक है, बाहर निकलें, हर हालत में इस हक का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके वोट से ही जो है तब्दीली आएगी, जिस तरह की भी आप लाना चाहते हैं। जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि जी आपका वोट मैटर नहीं करता, अगर आपका वोट जो है उसकी कोई अहमियत ना होती तो 2 सूबों में कब के इंतखाबात हो चुके होते, और वफाक में भी टाइम पे इंतखाबात हो चुके होते, अगर आपके वोट की अहमियत ना होती। आपके वोट की बड़ी अहमियत है, जिसको आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, आपके इलाके के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है, आप उसको हर हालत में वोट डालें, बाहर निकलें, अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।